डियर स्टूडेंट, बीए फाइनल ईयर हिंदी विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन हिंदी एवं कौरवी लोक काव्य, जिसका पार्ट फर्स्ट ए हम करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे अज्ञे का पूरा नाम क्या है। देखिए अज्ञे का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए, हीरानंद सच्चिदानंद और सच्चिदानंद हीरानंद और वात्स्यायन सच्चिदानंद, अलग अलग करके दिए गए हैं। तो इनका जो पूरा नाम है वो देखिए, अगर हम ऊपर चलें जो पाठ है यहाँ पर देखिए, ये इनका पूरा नाम यहाँ पर दिया गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इसको याद करने का एक तरीका और है कि सच्चिदानंद को से स्टार्ट होता है और हीरानंद का हम ही ले सकते हैं। तो सही और वाह, सही और वाह, ये इससे हम इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर रहेगा, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो होता, अगर देखें हम, मान लें ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में देवरिया एक ज़िला पड़ता है। तो देवरिया ज़िले में इनका जन्म हुआ था और वहाँ पर इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। इसलिए ऑप्शन ए 7 मार्च 1911 ईस्वी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 3, अज्ञे का जन्म स्थान है। अभी हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में इनका जन्म हुआ था। वहाँ पर एक जगह है कसिया, तो कसिया में इनका जन्म होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी कसिया सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, अज्ञे को अज्ञे उपनाम किसने दिया था, यानी इस नाम से इनको किसने पुकारा था, ये टाइटल किसने दिया था। तो ये जैनेन्द्र कुमार जी ने दिया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार ने सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, अज्ञे के पिता का नाम है, इनके पिता का क्या नाम था। तो जैसे इनका नाम से ही यहाँ पर हो जाहिर है कि सच्चिदानंद हीरानंद, तो हीरानंद जो है इनके पिताजी का नाम है, इसलिए ऑप्शन ए हीरानंद यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 6, अज्ञे जी किस सन में यूनेस्को की ओर से यूरोप गए। तो सन 1955 में इन्होंने यूरोप की यात्रा की थी। तो यूरोप एक महाद्वीप है, हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। तो एशिया के जो पश्चिम है वो यूरोप महाद्वीप है, तो वहाँ की उन्होंने यात्रा की थी सन 1955 में। तो इसलिए ऑप्शन डी सन 1955 सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, अज्ञे का मृत्यु वर्ष है, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन बी सन 1987 ईस्वी सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8, सन 1936 में आगरा में सैनिक से पत्रकारिता किसने प्रारंभ की। ये पत्रिका है, तो इससे किसने शुरू की थी यहाँ पर पत्रकारिता, तो ये अज्ञे जी ने की थी, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अज्ञे। प्रश्न 9, अज्ञे ने सैनिक पत्र का प्रकाशन किस शहर से किया था। तो इन्होंने जो इस पत्र का प्रकाशन किया था वह आगरा से किया था, इसलिए ऑप्शन डी आगरा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है वो कृतियाँ, यानी इनकी जो कृतियाँ हैं उनसे संबंधित, जिसमें कहानी संग्रह और काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास हैं, भ्रमण वृत्तांत है, निबंध संग्रह, नाटक वगैरह, ये सब है। तो इसमें जो मेन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले काव्य संग्रह से हम लेते हैं भग्नदूत। भग्नदूत एक काव्य संग्रह है जो 1933 में यहाँ पर प्रकाशित हुआ था। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। अज्ञे का पहला कविता संग्रह कौन सा है, प्रश्न 10 है यहाँ पर ये। तो भग्नदूत उनका सबसे पहला काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह का मतलब इसमें बहुत सारी कविताएँ होती हैं, जो पोएम कविता होती हैं वो इसमें कलेक्ट की गई हैं, संग्रह किया गया, उनका संकलन किया गया। तो इसलिए ऑप्शन सी भग्नदूत सही उत्तर होगा। प्रश्न 11, भग्नदूत का प्रकाशन किस सन में हुआ था। तो इसका प्रकाशन अभी हम बात कर रहे थे कि सन 1933 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सन 1933 सही उत्तर होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 12, गधा पचीसी का परिणय निवेदन अज्ञे के किस काव्य संग्रह से संबंधित है। तो ये भग्नदूत से ही संबंधित है, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भग्नदूत। नेक्स्ट हमारा काव्य संग्रह चिंता, जो 1942 में यहाँ पर
प्रकाशित हुआ। उसके बाद इत्तिलम है जो 1946 में प्रकाशित हुआ। इत्तिलम से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न 13, इत्तिलम काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो ये काव्य संग्रह, क्योंकि अज्ञे की ये बात चल रही, तो यहाँ पर ऑप्शन ए अज्ञे से उत्तर होगा। प्रश्न 14, इत्तिलम नामक काव्य संग्रह किसने प्रकाशित किया? तो ये अज्ञे जी ने प्रकाशित किया, इसलिए ऑप्शन बी अज्ञे सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा जो काव्य संग्रह है वो शरणार्थी है, जो 1948 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हरी घास पर अक्षण भर जो 1949 में प्रकाशित हुआ। देखिए हरी घास पर अक्षण भर से संबंधित एक यहाँ पर काव्यांश दिया गया है। उस काव्यांश के ऊपर फिर कुछ प्रश्न भी हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। काव्यांश देख लीजिए। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम लहलाती हवा में, कलगी छरहरी बाजरे की। तो देखिए काव्यांश है यहाँ पर, और ये कलगी जो बाजरे की है उस कविता से उद्धृत है, और इसको संकलन किया गया है हरी घास पर अक्षण भर काव्य संग्रह में। तो देखिए यहाँ पर इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर आएंगे जो हम देखते हैं। प्रश्न 15, काव्यांश किस कविता से उद्धृत है? यानी जो ऊपर काव्यांश ये दिया गया है ये किस कविता से लिया गया है? तो ये लिया गया है कलगी बाजरे की, ये कविता है उससे लिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी कलगी बाजरे की इज राइट आंसर, सही उत्तर होगा। प्रश्न 16, कलगी बाजरे की किस काव्य संग्रह से संबंधित है? अभी हम बात कर रहे थे जो हरी घास पर अक्षण भर एक काव्य संग्रह है, उसमें कई कविताएं वहाँ पर संकलित की गई, उसमें कलगी बाजरे की एक कविता है, तो उससे लिया गया है, तो उससे संबंधित है। यानी जो यहाँ पर काव्य संग्रह है वो हरी घास पर अक्षण भर, इसलिए ऑप्शन जो बी है यहाँ पर, विकल्प बी है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 17, कविता में बाजरे की कलगी कौन है? तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर बाजरे की बाली, कवि की प्रेयसी, शरद की प्रकृति, ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी कवि की प्रेयसी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, बासन का अर्थ है, यानी बासन किसे कहते हैं? जैसे वस्त्र यहाँ पर दिया गया है, या बर्तन है, निवास बसना है, लकड़ी का सजावटी सामान, तो बासन का मतलब बर्तन होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी बर्तन यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 19, मुलम्मा का अर्थ है, मुलम्मा क्या अर्थ होता है? देखिए यहाँ पर दिया गया है बर्तन पर चढ़ाई जाने वाली कलई, या ऊपर का आवरण, या बाहरी सजावट, या वस्तु पर किया जाने वाला पेंट। मान लिया कोई बर्तन है तो इसके ऊपर क्या करते हैं, किसी धातु की यहाँ पर कलई या लेप चढ़ा देते हैं, तो उसी को बोलते हैं मुलम्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बर्तन पर चढ़ाई जाने वाली कलई सही उत्तर होगा। प्रश्न 20, कवि की प्रेयसी क्या नहीं पहचान पाएगी? यहाँ पर ऑप्शन दिया कि वह बाजरे की कलगी है, कि वह बिछली घास है, कि वह बर्तन पर चढ़ी कलई है, कि कवि का प्यार सच्चा है और वह उसके वशीभूत होकर ही उसे ये उपमान दे रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर सही उत्तर है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न 21, अज्ञे की दृष्टि में उसकी प्रेयसी के लिए सच्चा उपमान क्या है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, या शरद के भोर की निहार नेहाय कुइया, तट की कली चंपे की, या हरी बिछली घास। तो हरी बिछली घास, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हरी बिछली घास। प्रश्न 22, हरी बिछली घास दौलती कलगी बाजरे की पंक्तियों में कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है? देखिए यहाँ पर किस शैली का प्रयोग किया, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर वर्णनात्मक, या प्रतीकात्मक, या विवरणात्मक, या विवेचनात्मक। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी प्रतीकात्मक इज सही उत्तर होगा यहाँ पर। प्रश्न 23, हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरी बाजरे की कहकर कवि अज्ञे ने किसे संबोधित किया है? ऑप्शन दिए गए यहाँ पर बाजरे की कलगी को, या पतंग को, या अपनी प्रियतमा को, या अन्य। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपनी प्रियतमा को। प्रश्न 24, नदी के द्वीप किस काव्य संग्रह की रचना है? तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे कलगी बाजरे की, तो ये भी हरी घास पर अक्षण भर जो काव्य संग्रह है उसमें इसको संग्रह किया गया है। इसी तरह नदी के द्वीप ये भी इसी में संग्रह किया गया है, हरी घास अक्षण भर पर, तो इसलिए ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरी घास पर अक्षण भर।
प्रश्न नंबर 25, कलगी बाजरे में कवि कलगी की उपमा किसके लिए प्रयोग करता है? तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया गोरेपन के लिए, या छरहरेपन के लिए, या नेत्र की दीर्घता के लिए, या बधिरपन के लिए। तो ये छरहरेपन के लिए यूज करता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 26, हरी घास पर अक्षण भर किसकी रचना है? तो ये काव्य संग्रह है अज्ञे जी का, इसलिए ऑप्शन बी अज्ञे यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 27, कलगी बाजरे की कविता अज्ञे के किस काव्य संग्रह में है? तो अभी बात कर रहे थे कि हरी घास पर अक्षण भर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। मान लिया यहाँ पर खेत है और यहाँ पर हरी हरी घास लगी हुई है, तो इसमें ही हमारा अभी तक जैसे कलगी बाजरे की, यहाँ मान लिया बाजरे का एक पेड़ खड़ा है, तो ये आप यहाँ पर मान सकते हैं। और यहाँ पर कलगी बाजरे की कविता अज्ञे किस काव्य संग्रह से, यहाँ पर ये पूछा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी हरी घास पर अक्षण भर, यहाँ पर ये इसी से लिया गया है, यहाँ पर यही सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। कलगी बाजरे की कविता में कवि किसके सौंदर्य की प्रशंसा करता है? ऑप्शन दिया गया प्रकृति के सौंदर्य, पर्वत के सौंदर्य, या प्रियतमा के सौंदर्य, या वातावरण के सौंदर्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सी प्रियतमा के सौंदर्य सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो काव्य संग्रह है वो यहाँ पर बावरा अहेरी है, जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29, बावरा अहेरी किस कवि की रचना है? तो अज्ञे जी की यहाँ रचना है, इसलिए ऑप्शन बी अज्ञे सही उत्तर है। प्रश्न 30, बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? ऑप्शन दिए गए सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, आकाश का। तो ये सूर्य का प्रतीक है, इसलिए ऑप्शन ए सूर्य सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा जहाँ पर काव्य संग्रह है वो इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957 में प्रकाशित हुआ अज्ञे जी का। तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 31, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये का प्रकाशन वर्ष है? तो क्या प्रकाशन वर्ष है? सन 1957, या सन 1942, या सन 1954, या सन 1953। तो ये जो इंद्रधनुष रोंदे हुए ये प्रकाशित हुआ था, ये 1957 में प्रकाशित हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा यहाँ पर। उसके बाद जो काव्य संग्रह है वो अरि ओ करुणा प्रभामय, जो 1959 में प्रकाशित हुआ था। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं आप। प्रश्न नंबर 32, अरि ओ करुणा प्रभामय के रचनाकार का नाम है? तो ये अज्ञे जी के, इसलिए ऑप्शन ए अज्ञे यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो काव्य संग्रह है वो आंगन के पारद्वार, जो 1961 में प्रकाशित हुआ है। इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, आंगन के पारद्वार के रचनाकार यानी इसकी रचना किसने की? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया मुक्ति बोध, या भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे नागार्जुन। तो ये नागार्जुन अज्ञे जी की है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अज्ञे। अब प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। असाध्य वीणा अज्ञे के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो अभी यहाँ पर जो काव्य संग्रह ऊपर पढ़ रहे थे हम, आंगन के पारद्वार, इसमें ये संग्रह किया गया असाध्य वीणा नामक कविता का। तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आंगन के पारद्वार में। मान लिया एक घर है, यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक दरवाज़ा है या आंगन है, तो इसके पारद्वार यहाँ पर इस तरह से असाध्य वीणा। तो यहाँ पे एक असाध्य वीणा है, आप इस तरह से भी इसको मेमोराइज कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 यहाँ पर देखिए, असाध्य वीणा की मूल कथा आधारित है। तो ये किससे आधारित है? यहाँ पर जापानी लोक कथा पर है, या ईरानी लोक कथा पर है, या चीनी लोक कथा पर है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चीनी लोक कथा पर यहाँ पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन सी चीनी लोक कथा पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 36, असाध्य वीणा के रचयिता हैं? असाध्य वीणा के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए गए यहाँ पर मुक्ति बोध, या निराला, या अज्ञे, या जयशंकर प्रसाद। तो ये अज्ञे जी की है, इसलिए ऑप्शन सी अज्ञे यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37, अज्ञे को सन 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? यानी अज्ञे जी को 1964 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो कौन सी रचना पर यहाँ पर मिला था? तो ये जो पुरस्कार मिला था, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कितनी नाव में कितनी बार, ये कविता है, इस पर मिला था, या अरि ओ करुणा प्रभामय पर मिला था, या आंगन के पारद्वार पर मिला था, या हरी घास पर अक्षण पर। तो ये आंगन के पारद्वार, जो आंगन है हमारा ये दरवाजा, यहाँ पर आंगन है, इसके पारद्वार पर मिला था, इसलिए ऑप्शन सी आंगन के पारद्वार यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो हमारा काव्य संग्रह है वो कितनी नाव में कितनी बार, जो 1967 में प्रकाशित होता है, इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38, कितनी नाव में कितनी बार पर अज्ञे को पुरस्कार मिला? यानी कौन सा पुरस्कार? देखिए क्या था, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर शेक्सपियर, या भारतीय ज्ञानपीठ, या मंगला प्रसाद, या कालिदास सम्मान। तो यहाँ पर भारतीय
ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं। अज्ञेयकृत उधार कविता किस काव्य संग्रह में से अवतरित है, यानी उधार नामक जो कविता है वो किस काव्य संग्रह में संकलित की गई है। तो ये संकलित की गई है कितनी नाव में कितनी बार, यानी हम यहाँ पर इसको याद रखने के लिए एक नाव बना लेते हैं, किश्ती बना लेते हैं। तो कितनी नाव में कितनी बार यहाँ पर है, तो इसलिए ऑप्शन सी कितनी नाव में कितनी बार। यहाँ पर एक नाव है, यहाँ पर नाविक चलाता है मान लिया याद रखने के लिए, और एक सवारी यहाँ पर वो उधार करता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो कहता है भाई मुझे पार कर दो, मैं उधार पैसे बाद में दूंगा, तो उधार, तो कितनी नाव और उधार, तो इसे आप याद रख सकते हैं कितनी नाव में कितनी बार। ये है हमारा काव्य संग्रह है, और उधार यहाँ पर ये कविता है। प्रश्न नंबर 40, अज्ञे को इनमें से किस संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया कितनी नाव में कितनी बार, या भग्नदूत, या चिंता, या बावरा अहेरी। तो ये कितनी नाव में कितनी बार पर यहाँ पर प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर जो काव्य संग्रह है वो क्योंकि मैं उसे जानता हूँ या सागर मुद्रा, जो 1969 में 1969 में यहाँ पर प्रकाशित है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, 1973 में ये प्रकाशित है। इससे संबंधित देखिए कुछ यहाँ पर प्रश्न निकल के आते हैं। प्रश्न 41, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है, यानी ये किसने लिखा था। तो ऑप्शन दिए गए अज्ञेय की है, या नागार्जुन की है, राम कुमार वर्मा की है, शमशेर बहादुर सिंह की है। तो क्योंकि अज्ञेय जी का ही चैप्टर चल रहा है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर रहेगा कि अज्ञेय जी। नेक्स्ट जो काव्य संग्रह वो रहेगा महावृक्ष के नीचे, जो 1977 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नदी की बांग पर छाया, यहाँ पर 1981 में। उसके बाद ऐसा कोई घर आपने देखा है, जो 1986 में। ये थे हमारे काव्य संग्रह जो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद अज्ञेय जी का कहानी संग्रह देखते हैं, जिसमें विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, तेरे ये प्रतिरूप और अमर वल्लरी, ये कहानी संग्रह है। उसके बाद इनके उपन्यास देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये यहाँ पर इनके उपन्यास हैं। देखिए यहाँ जो प्रश्न निकल आता है, प्रश्न 42, नदी के द्वीप रचना है। नदी के द्वीप का मतलब जैसे मान लिया कि नदी है, ये नदी है, बीच में यहाँ पर कोई एक द्वीप है, यानी ज़मीन होती है, कुछ एक लैंड होती है, तो ये द्वीप होता है। तो नदी के द्वीप, इधर से पानी यहाँ पर बहता है, बीच में नदी है, तो इससे आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो नदी के द्वीप रचना है अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, निराला की, या जयशंकर प्रसाद की। तो ये अज्ञेय जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन ए अज्ञेय की यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 43, नदी के द्वीप कविता के अनुसार समाज से व्यक्ति को क्या मिलता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं वीत, तृष्णा, या संस्कार, या दाय, या दया। तो यहाँ पर हमें संस्कार मिलता है नदी के द्वीप से, इसलिए इसके अनुसार, तो इसलिए ऑप्शन बी संस्कार यहाँ पर सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न 44 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है। ये उपन्यास अभी हम ऊपर देख रहे थे, कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है। ऑप्शन दिए गए अपने अपने अजनबी, या नदी के द्वीप, या शेखर एक जीवनी, या गोदान। तो देखिए यहाँ पर गोदान नहीं है, क्योंकि तो मुंशी प्रेमचंद का है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 45 देखते हैं कि नदी के द्वीप कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह से ली गई है। देखो कौन सा काव्य संग्रह जिसमें नदी के द्वीप है। तो ये जो पीछे भी हमने डिस्कस की थी यहाँ पर, तो हरी घास पर अक्षण भर, हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये मान लिया हरी हरी घास है यहाँ पर अक्षण भर, इसमें तो इसमें एक नदी है, उसमें नदी के द्वीप, यहाँ इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो हरी घास पर अक्षण भर, तो इस जो कविता संग्रह काव्य संग्रह है उसे लिया गया, इसलिए ऑप्शन सी हरी घास पर अक्षण भर यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 46, नदी के द्वीप कविता में नदी द्वीप को क्या देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया रेत देती है, जल देती है, पानी देती है, संस्कार देती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर है, यहाँ पर संस्कार देती है। उसका प्रश्न 47, नदी के द्वीप नामक कविता में द्वीप किसका प्रतीक है, यानी द्वीप से क्या मतलब है यहाँ पर। तो इसका देखो व्यष्टि चेतना का, या समष्टि चेतना का, या मोहभंग का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए व्यष्टि चेतना का है यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 48, नदी के द्वीप कविता किसका प्रतीक है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर सामाजिक स्थिति का, या आर्थिक स्थिति का, या मनुष्य के स्थायित्व का, या मानसिक स्थिति का। जैसे नदी है यहाँ पर द्वीप है, तो ये फिक्स है, यहाँ पर स्थिर है, तो इसलिए मनुष्य के स्थायित्व का ये यहाँ पर प्रतीक होगा, इसलिए ऑप्शन सी मनुष्य के स्थायित्व का सही उत्तर होगा। प्रश्न 49, नदी के द्वीप कविता की विषय वस्तु क्या है, यानी क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पर लिखा है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर नगरीय जीवन का चित्रण, या समाज में व्यक्ति की स्थिति, या सामाजिक विसंगतियाँ, या यौन संबंधों पर आधारित सामाजिक चित्रण। तो समाज में जो व्यक्ति की स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, नदी के द्वीप का यहाँ पर सहारा लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी समाज में व्यक्ति की स्थिति यहाँ पर सही उत्तर होगा।
प्रश्न 50 देखिए, हम नदी के द्वीप हैं। कविता की लाइन दी गई है, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। इस कविता में नदी किसका प्रतीक है? यानी नदी से क्या मतलब है, व्यक्ति का या समाज का या प्रकृति का या ब्रह्म का? तो नदी किसका प्रतीक है? तो नदी यहाँ पर समाज का प्रतीक है। जैसे अभी हम कहते हैं कि नदी है और यहाँ पर बीच में जो द्वीप होता है वो होता है, ठीक है। तो ये द्वीप जो है मनुष्य की स्थिति को बताता है, और जो पूरा जो नदी है वो यहाँ पर पूरे समाज को शो करता है, यानी समाज में इस व्यक्ति का स्थान यहाँ पर ये स्थित होता है। इसके बाद भ्रमण वृत्तांत यहाँ पर देख लेते हैं जो यात्रा से संबंधित होते हैं अज्ञे जी के। उसमें देखिए, अरे यायावर रहेगा याद, या एक बूंद सहसा उछली, ये सब यहाँ पर उनके भ्रमण वृत्तांत हैं। उसके बाद निबंध संग्रह भी उन्होंने किए हैं, जिसमें त्रिशंकु, आत्मनेपद जो इम्पोर्टेंट है, आत्मनेपद, और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। उसके बाद सब रंग और कुछ राग, और लिखी कागद कोरे। इसके बाद तीनों सप्तकों की भूमिकाएं, ये इनके यहाँ पर निबंध संग्रह हैं। अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51, आत्मनेपद आगे किस विधा की रचना है? तो ये निबंध संग्रह आत्मनेपद ऊपर आपने देखा था, तो उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर ये किया गया है। तो आत्मनेपद आगे किस विधा की रचना है? उपन्यास है, या यात्रा वृत्तांत है, या कहानी या निबंध है? तो अभी हम ऊपर बात कर लेते हैं कि निबंध संग्रह है, इसलिए ऑप्शन डी निबंध यहाँ पर से उत्तर है। और डियर स्टूडेंट, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद देखिए इनके नाटक के बारे में बात करते हैं कि नाटक अज्ञे जी ने लिखे थे, तो उनमें एक नाटक यहाँ पर देखिए उत्तर प्रियदर्शी के नाम से यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर काव्यगत विशेषता देखेंगे अज्ञे जी की। इससे संबंधित जो प्रश्न 52 है, अज्ञे के काव्य की भाव पक्ष संबंधी विशेषता है। भाव पक्ष से संबंधित जो विशेषता वो देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया व्यक्ति निष्ठा, या क्रांति की भावना, या क्षणानुभूति, या ये सभी। तो ये सभी देखिए यहाँ पर अज्ञे जी की जो काव्य हैं उससे यहाँ पर संबंधित जितनी भी हैं यहाँ पर ये उसकी काव्यगत यहाँ पर विशेषताएं या उसके गुण से संबंधित गुण बताए गए हैं। तो अगर हम देखें कि इनकी जो भाव पक्ष है काव्य से संबंधित, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं, जैसे इसमें परिणयानुभूति होती है, व्यक्तिनिष्ठा है, क्षणानुभूति है, या नूतन सौंदर्य बोध है, क्रांति की भावना, और आर्थिक असमानता, जिजीविषा, ये सारी इस तरह के यहाँ पर कई काव्य की विशेषता दी गई हैं भाव पक्ष से संबंधित। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर जो डी है ये सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 53, डियर स्टूडेंट, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता, यानी जो प्रयोगवादी कविता हैं जिनके ऊपर अज्ञे जी ने काम किया था, तो उसकी जो प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पर ऑप्शन दी गई है। और इसका उत्तर डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पर करना है, कमेंट करके बताना है। देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं, श्रृंगारिकता, या राष्ट्रीयता, या मानवता, या नई काव्य भाषा एवं नई शैली की प्रयोग धर्मिता। तो इसका उत्तर कमेंट करके आपको यहाँ पर हमें देना है। इस तरह से हमारा पार्ट 1 फर्स्ट उसका ए पार्ट यहाँ पर समाप्त हुआ है। इसका बी पार्ट के लिए हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक आप इसको तैयारी करते रहिए और अपनी एग्ज़ाम में अच्छा करने की कोशिश कीजिए। इसका देखिए कोई भी हम यहाँ पर सीरीज दे रहे हैं, सबसे देखिए मेन बात क्या होती है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करते हैं, जो आपकी बुक्स होती है कोर्स उनको स्टडी करते हैं। उसके बाद ये सीरीज़ हमारी है एक रिवीजन सीरीज है एक तरह से, यानी एग्ज़ाम से पहले आप इसको रिवीजन करते हैं तो आपको एक पैटर्न भी पता चलता है। ऑब्जेक्टिव अगर आपके पेपर हैं, जैसे CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में ये है, सभी जो पेपर होते हैं BA फाइनल ईयर के वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो एक यहाँ पर चुनना होता है। तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट एंड प्यारे बच्चों। अगर आप ये सभी सीरीज के नोट्स पढ़ना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर जितने भी हमारी या वेबसाइट पर जाकर आप इन सभी नोट्स को यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अपनी अध्ययन को जारी रख सकते हैं।